हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऋग्वैदिक कालीन समाज और धर्म की। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, जो कि ऋग्वैदिक काल के बाद का समय है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्रोत को, कि इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जो जानकारी है उसके 3 स्रोत हैं। कौन कौन से जो 3 वैदिक संहिताएं हैं वो, एक है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ भी हैं। आप जानते हैं कि जो इससे पहले वाला काल था यानी कि ऋग्वैदिक काल था, उसकी जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जो कि सबसे पहला वेद भी माना जाता है। इसके बाद का जो काल है यानी कि उत्तर वैदिक काल, जिसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं, उसकी जो जानकारी है वो बाकी के बचे हुए जो 3 वेद हैं उनसे, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। तो ये तो है इसके सोर्स जिससे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि जिस समय जो आर्य थे वो ऋग्वैदिक काल के बाद जब उन्होंने इधर उधर विस्तार करना शुरू किया तो उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक हुआ। तो उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो भौगोलिक सीमा थी उसका विस्तार गंगा के पूर्व में हुआ था, यानी कि जहाँ पे भी गंगा नदी थी उसके पूर्व की साइड में इनका विस्तार होने लगा था। इसी के संदर्भ में एक सतपथ ब्राह्मण में एक जो कथा है वो दी गई है, तो उस कथा को देख लेते हैं यहाँ पर कि वो कथा क्या है जो इनके विस्तार के बारे में बताती है। सतपथ ब्राह्मण में आर्यों के भौगोलिक विस्तार की कथा के अनुसार विधेय माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पर गिर गया तथा सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ गया। यानी कि उस जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो सतपथ ब्राह्मण है, उसमें ये कथा वर्णित है कि एक विधेय माधव नाम का शासक है, उसने वैश्वानर अग्नि को अपने मुंह में धारण किया है और धृत यानी कि घी का नाम लेते ही वो अग्नि पृथ्वी पर गिरती है और सबको जलाती हुई पूर्व की तरफ को बढ़ जाती है, यानी कि उनका पूर्व की तरफ को विस्तार हो रहा है। पीछे पीछे जो विधेय माधव और उनका जो पुरोहित है गौतम राहुगण, वो भी जा रहे हैं। अकस्मात यानी कि अचानक ही वह सदानीरा यानी कि जो अग्नि थी वो सदानीरा यानी कि गंडक नदी को नहीं जला पाई, यानी कि वहां पर जाकर रुक गई। यानी कि इससे माना जाता है कि जो उनकी पूर्वी सीमा थी वो गंडक नदी थी। इस तरह सप्तसेंद्र प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, जिसका जो पूर्वी किनारा था वो सदानीरा यानी कि जिसको हम आज गंडक नदी के रूप में जानते हैं वो था। आगे देखते हैं। भौगोलिक विस्तार की प्रक्रिया में कुरु एवं पांचाल ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। कुरुवंश में कई प्रतापी राजाओं के नाम अथर्ववेद और विभिन्न जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं। कुरुओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आसंदीबत थी। इसके अलावा पांचल्य की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। कुरु जो लोग थे उन्होंने सरस्वती और दृष्टवत के जो अग्रभाग था, यानी कि जो कुरुक्षेत्र, दिल्ली और मेरठ वाला जो इलाका था, उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और जो पांचाल लोग थे उन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, जिसमें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले आते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि शुरुआत में जो ये राज्य थे वो अपना जो विस्तार था जो वो कर रहे थे। जो कुरु जाति थी वो कई छोटी छोटी जातियों के मिलने से बनी थी, जिनमें पुरु और भरतों के दल भी शामिल थे। यानी कि जो कुरु जाति थी उसी में पुरु और भरत शामिल थे। जो पांचाल जाति थी वो कृषि जाति से निकली थी, जिसका संबंध सुजयों और तुवर्षों से था। यानी कि कई सारे छोटे छोटे जन होते थे या कबीले होते थे, उनसे मिलकर ये जातियां बनी थी। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी तथा विदेह प्रमुख राज्य थे। यहाँ पर एक नोट है कि आर्य सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर वैदिक काल में विंध्य के दक्षिण में नहीं हो पाया था। यानी कि अभी हमने देखा कि जो इनका विस्तार था वो पूर्व की साइड को गंडक नदी तक होता है। अब ये बात कर रहे हैं नीचे दक्षिण की साइड की, तो दक्षिण में जो आपकी विंध्य की पहाड़ी है उससे नीचे इनका विस्तार नहीं हो पाया था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो जो कबीलाई तत्व थे, यानी कि अब तक जो ये कबीलों में विभक्त थे लोग, वो अब कमजोर हो रहे थे और अनेक छोटे छोटे जो कबीले थे वो एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों में परिवर्तित हो रहे थे।
इसके अलावा यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो बड़े होकर राज्य बन रहे थे, तो उसका उदाहरण है पुरु और भरत मिलकर पुरु तथा तुवर्ष और कृवि मिलकर पांचाल बने थे। ऋग्वैदिक काल में राज्यों या जनपदों का जो आधार था वो जाति या फिर कबीला था, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीयता के तत्वों में वृद्धि हो गई थी। विभिन्न प्रदेशों में आर्यों के स्थायी राज्य स्थापित होने लगे थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो राज्य या जनपदों का आधार था वो जाति या कबीला हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल आते आते क्षेत्रीयता यानी कि जिस एरिया में जो लोग रहते थे वो अपने क्षेत्र से अपने आप को कनेक्ट करके, यानी कि इन चीजों की वृद्धि हो रही थी कि वो जिस एरिया में रहते हैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे, और इस तरह जो विभिन्न प्रदेश थे उनमें आर्यों के अलग अलग जो राज्य थे और वो भी स्थायी राज्य स्थापित हो रहे थे। यहाँ पर एक नोट है, उसे देखते हैं कि जो राष्ट्र शब्द है वो प्रदेश का सूचक होता है। पहली बार इसी काल में ये प्रकट होता है, यानी कि जो राष्ट्र शब्द है पहली बार इसी काल में हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं, जब राज्य स्थापित हो रहे थे तो जो राजा थे वो कुछ उपाधियां भी लेते थे। तो उत्तर वैदिक काल या क्षेत्र में राजा की जो उपाधियां थी वो कौन कौन सी थी? तो मध्य देश के शासक, उसको राजा की उपाधि दी जाती थी। यानी कि इस तरह से अगर भारत को मान लिया जाए तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, इसके अलावा मध्य वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो मध्य देश के शासक थे उनको राजा कहा जाता था, पूर्व के जो शासक थे उनको सम्राट कहा जाता था, दक्षिण के जो शासक थे उनको भोज की उपाधि प्रदान की जाती थी, और पश्चिम के जो शासक थे उन्हें स्वराट की उपाधि दी जाती थी। इसके अलावा जो उत्तरी जनपद थे उनके जो शासक होते थे उनको विराट की उपाधि दी जाती थी। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के जो राज्य थे उनकी स्थिति की। ऋग्वैदिक काल के राज्यों की स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों में कुरु पांचाल यानी कि दिल्ली, मेरठ और मथुरा वाला जो क्षेत्र था उस पर कुरु लोग यानी कि हस्तिनापुर से शासन ये करते थे। यानी कि कुरु लोग थे जिनकी जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। गंगा यमुना के संगम के पूर्व कौशल का राज्य स्थित था। कौशल के पूर्व में ही काशी राज्य स्थित था, और विदेह नामक जो राज्य था वो जिसके राजा जनक कहलाते थे। मतलब यहाँ के जितने भी शासक होते थे उनको जनक कहा जाता था, जो कि विदेह नामक जो राज्य था वहां का शासन देखते थे। इसके अलावा गंगा के दक्षिण भाग में जो विदेह के दक्षिण में मगध राज्य था, गंगा के दक्षिण भाग में जो विदेह के दक्षिण में यानी कि गंगा के दक्षिण में भी था और विदेह के दक्षिण में जो राज्य था वो मगध कहलाता था। मगध इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आप जानते हैं कि यही सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे मिलकर मतलब बड़ा राज्य एक और शक्तिशाली राज्य बन जाता है। अब बात करते हैं राजा की। तो राज्य के आकार में वृद्धि के साथ ही राजा की जो शक्ति थी और उसके जो अधिकार थे उसमें वृद्धि हुई। अब राजा सारी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी माना जाने लगा था। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले जो जन थे फिर कबीले बने, और कबीलाई व्यवस्था से धीरे धीरे जो एक मतलब जो कबीले थे वो आपस में जुड़कर राज्य बने। उसके बाद राज्य को चलाने के लिए एक राजा बना, और अब राजा की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। शासन जो पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, यद्यपि कहीं कहीं जनता के द्वारा राजा के चुनाव के उदाहरण भी हमें प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में विश द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन हमें मिलता है। विश एक संस्था होती थी, जैसे आजकल होती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से विश एक संस्था होती थी जिसके द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब जो राजा था वो केवल जन या कबीले का रक्षक या नेता न होकर बल्कि एक विस्तृत भाग का एक छत्र शासक बन गया था। यानी कि राजा के हाथ में काफी ज्यादा शक्तियां आ गई थी, लेकिन शक्तियां होने के बावजूद भी जो राजा था वो निरंकुश नहीं था। सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। यानी कि ये भी संस्थाएं होती थी, जैसे ऊपर विश होती थी वैसे ही सभा और समिति भी संस्थाएं होती थी। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया है। इसके अलावा समिति के जो अध्यक्ष थे उसको ईशान कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि समिति का जो अध्यक्ष था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे ईशान कहा जाता था। आगे बात करते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में वितत नामक संस्था का उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था का जो उल्लेख है वो नहीं मिलता, या कौन सी संस्था अपना जो स्थान था या अपना जो महत्ता थी वो खो चुकी थी, तो वो थी वितत। इसके अलावा राजा के प्रधान कार्य सैनिक और न्याय संबंधी होते थे। यानी कि राजा के जो कार्य होते थे वो सेना से और न्याय से संबंधित होते थे। वह अपनी प्रजा और कानूनों का रक्षक तथा शत्रुओं का संहारक होता था। इसके अलावा राजा क्या था, राजा स्वयं दंड से मुक्त होता था। यानी कि राजा को कोई दंड नहीं मिलता था, परंतु वह राजदंड का उपयोग करता था। सिद्धांततः राजा निरंकुश होता था, परंतु राज्य की स्वेच्छाचारिता कई प्रकार से मर्यादित रहती थी। यानी कि कहा जाए तो राजा स्वेच्छाचारी या निरंकुश होता था, लेकिन जो उसकी स्वेच्छाचारिता थी उस पर कई तरह से मर्यादा भी रहती थी। जैसे राजा के चुनाव में जनता की सहमति की उपेक्षा नहीं हो सकती थी। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जनता पसंद ना करती हो वो शासक नहीं बन सकता था। राज्याभिषेक के समय राज्य के स्वायत्त अधिकारों पर लगाई गई मर्यादाओं को उसका निर्वाह करना, मतलब जो राजा होता था उसके राज्याभिषेक के समय जो भी नियम कानून बनाए जाते थे या जो भी मर्यादाएं बनाई जाती थी
उनका निर्वाह करना राजा के लिए जरूरी होता था, राजा का कर्तव्य होता था। राजा को राजकार्य के लिए मंत्री परिषद पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि अपनी मर्जी से ही वो सारे फैसले नहीं करता था बल्कि मंत्री परिषद की सहायता से करता था। इसके अलावा सभा और समिति, जिनकी चर्चा हमने ऊपर की, तो वो दो संस्थाएं थी जो राजा के निरंकुश होने पर रोक लगाती थी। राजा की निरंकुशता पर सबसे बड़ा जो अंकुश था वो धर्म का होता था। आप आज भी जानते हैं कि लोग जितना धर्म से या धार्मिक चीजों से डरते हैं उतने किसी और चीज से नहीं डरते हैं, तो उसका भी मतलब जो राजा की निरंकुशता पर भी अगर रोक थी तो वो सबसे बड़ी किस चीज की थी, धर्म की थी। अब बात करते हैं राजा जो पद था उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत की। जो राजा का पद है, यानी कि पहले शुरुआत में लोग ऐसे ही रहते थे, उसके बाद जन बने, फिर कबीले बने, फिर राज्य बनने लगे, फिर जो राजा का पद था उसकी उत्पत्ति हुई। तो राजा की उत्पत्ति कैसे हुई उस सिद्धांत की बात करते हैं। राजा पद के जन्म के बारे में सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से जानकारी हमें मिलती है। उत्तर वैदिक जो साहित्य है उसमें राज्य और राजा के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। जैसे सैनिक आवश्यकता का सिद्धांत है जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण तथा तैत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है कि मतलब उनको सैनिक का नेतृत्व करने के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती थी, तो सैनिक आवश्यकता की वजह से उनको अपने राजा का चुनाव करना पड़ा। इसके अलावा एक है समझौते का सिद्धांत जो कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। इसके अलावा एक दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत की बात करें तो राज्याभिषेक के समय राजा राजसूय यज्ञ करता था। यह यज्ञ सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इससे यह माना जाता था कि इन यज्ञों को करने से राजाओं को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा राजा देवता का प्रतीक समझा जाने लगा था। जैसे अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ये जो राजसूय यज्ञ होता था इसमें राजा बहुत से राजाओं को इन्वाइट करता था और राजा अपने आप को इसके अंडर में मानते हुए इसके जो यज्ञ था या जो कार्य किया जाता था उसमें उपस्थित होते थे, यानी कि इसको सर्वोच्च मान लेते थे। गोपद ब्राह्मण में शासकों के लिए निर्धारित यज्ञों का विवरण दिया गया, यानी कि जो गोपद ब्राह्मण है शासकों के लिए कौन कौन से जो यज्ञ है उनका करना आवश्यक है उनका विवरण दिया गया है। यज्ञों के प्रकार की बात करें तो वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि दिए हैं। राजसूय यज्ञ में रत्नी नामक एक अधिकारी होता था, उनके घरों में देवताओं को बलि दी जाती थी। अथर्ववेद में हमें राजा के निर्वाचन की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ राज्याभिषेक, जब किसी का राज्याभिषेक होता था तो 17 प्रकार के जलों से उस राजा का अभिषेक किया जाता है, यानी 17 प्रकार के जल लाए जाते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी तथा मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रत्निनों के घर जाता था। पंचविश ब्राह्मण में रत्निन को वीर कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो रत्निनों की संख्या है वो 11 दी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो रत्निन होते थे राजा के उनकी संख्या कितनी दी गई है, तो वो 11 है। उसमें सबसे पहले है सेनानी, इसके बाद आता है पुरोहित, उसके बाद आता है युवराज यानी कि पुरोहित, युवराज, महिषी जो उसकी रानी होती थी, इसके अलावा सूत जो रथ को चलाने का काम करता था, इसके अलावा ग्रमणी था, छत्र था, संग्रह था जिसको कोषाध्यक्ष कहते थे वो होता था, इसके अलावा एक होता था भागदत्त जो कि कर संग्रह करता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संग्रहकर्ता यानी कोषाध्यक्ष था और जो भागदत्त है वो कर संग्रह करता था। इसके अलावा अक्षबाप, पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी होता था उसे अक्षबाप कहते थे। इसके अलावा एक पालागल होता था, वो राजा का मित्र और विदूषक होता था। जैसे आप जानते हैं कि अकबर के टाइम पे जो बीरबल था वो उसको आप इसकी इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये सारे रत्निन होते थे। अब बात करते हैं प्रशासनिक जो संस्थाएं थी उनके महत्व की। प्रशासनिक संस्थाओं का महत्व, उत्तर वैदिक काल में जो जन परिषद, सभा, समिति, विथत का जो महत्व था वो कम हो गया था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व ज्यादा था, अब कम हो गया था उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आते आते। राजा की शक्ति बढ़ने के साथ ही साथ इनके अधिकारों में काफी गिरावट आने लगी थी। मतलब ये जो परिषदें थी, सभा, समिति, विथत आदि थी, इनकी जो शक्ति थी वो राजा की शक्ति बढ़ने के साथ कम होने लगी थी। मतलब वही था कि जब तक शक्ति इनके हाथ में थी तब तक राजा कमजोर था, अभी राजा की शक्ति बढ़ने लगी है तो इनके जो अधिकार थे वो काफी कम होने लगे थे और जो विथत थी वो तो पूर्णतः लुप्त ही हो गई थी। सभा समिति का अस्तित्व था, यानी कि ये रह गई थी, लेकिन इनके पास कोई शेष अधिकार मतलब इतने विशेष अधिकार कोई शेष नहीं रह गए थे और संपत्तिशाली और धनी लोगों का इन पर अधिकार हो गया था जो कि राजा को ही सपोर्ट करने लगे थे। आगे बात करें तो जो राजा होता था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निम्न स्तर पर प्रशासन और न्याय कार्य ग्राम पंचायतों के जिम्मे था, यानी कि नीचे स्तर पर जो प्रशासन और न्याय कार्य थे वो ग्राम पंचायत करती थी, यानी कि स्थानीय झगड़ों का फैसला ग्राम पंचायत करती थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग नहीं लेती थी जो कि ऋग्वैदिक काल में लिया करती थी। अब बात करते हैं पदाधिकारियों की। पदाधिकारियों की बात करें तो पुरोहित, सेनानी और ग्रमणी के अलावा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें संग्रहग्रत यानी कि कोषाध्यक्ष, भागदूत यानी कि कर संग्रह करने वाला, सूत, राजकीय चारण या फिर कवि या फिर रतवाहक, ये तीनों ही कार्य करता था। इसके अलावा छतु, अक्षबाप जो कि जुए का निरीक्षक होता था। इसके अलावा गोविकर्तन आखेट में राजा का साथी होता था और पालागल जैसे कर्मचारियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है।
स्थपति और सतपति नामक अधिकारियों का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें जो स्थपति था वो सीमांत प्रदेश यानी कि जो बॉर्डर का प्रदेश होता था वहां पर, जो सतपति था वो 100 गांव के समूह का अधिकारी होता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सतपति था वो क्या था, तो वो 100 गांव का जो समूह होता था उसका अधिकारी होता था। सचिव नाम की उपाधि का भी हमें उल्लेख मिलता है, जो आगे चलकर मंत्रियों के लिए प्रयुक्त होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक बलि और जो शुल्क था उसके रूप में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी। मतलब पहले क्या था, पहले अपनी इच्छा होती थी, लोग अपनी इच्छा से राजा को कुछ कर जो भेंट वगैरह थे वो देकर आते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते बलि देना और शुल्क के रूप में नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई थी। बलि क्या थी, बलि मतलब जो जानवरों की थी वो भी दी जाती थी, और यहाँ पर राजा को जो एक कर दिया जाता था, जो गिफ्ट दिए जाते थे उसको बलि कहते थे। तो शुल्क के रूप में नियमित कर प्रणाली विकसित हुई थी। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग दिया जाता था। तो ये तो थी उत्तर वैदिक काल की कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद हम अलग अलग जो टॉपिक हैं उत्तर वैदिक काल के, उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।